हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी क्यूआर। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक है गरीबी। तो शुरुआत करते हैं कोटेशन से। तलाशूं नहीं मुझे किसी बाज़ार में, मिलूंगा नहीं किसी मंदिर मज़ार में, मैं तो भूखमरी हूँ, बस रहती हूँ गरीबों के दरबार में, कोई नहीं पूछने वाला, दिखती रोज़ अखबारों में। तो इसी कोटेशन के साथ आप इस टॉपिक की सीरियसनेस को समझ सकते हैं। ओके। तो मैं यहाँ पे अब वर्तमान समय की बात करूँ भारत में, तो हर चौथा व्यक्ति भारत में किसी न किसी गरीबी से ग्रसित है, चाहे वो आर्थिक रूप से गरीबी हो या फिर सामाजिक रूप से गरीबी हो। ओके। तो मैं एक और रिपोर्ट का यहाँ पे जिक्र करूँ, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस। वो हमें ये बताती है कि 135 मिलियन जो लोग हैं वो अभी भी खाद्य संकट से ग्रसित हैं इंडिया में। ओके। और एक अन्य रिपोर्ट की मैं बात करूं यहाँ पे, खाद्य और कृषि संगठन की, जिन्होंने ये बोला कि 14% जो आबादी है वो अभी भी कुपोषण का शिकार है। ओके। और यहाँ पे मैं 15 टू 49 एज ग्रुप की बात करूँ महिलाओं के उसमें, तो यहाँ पे 51.4% जो महिलाएं हैं वो एनीमिया से ग्रसित हैं। राइट। तो शुरू करते हैं इसी के साथ कि गरीबी क्या होती है। तो गरीबी क्या होती है? गरीबी वह स्थिति है जब लोग भोजन, वस्त्र, आवास संबंधित मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते हैं। ओके। तो गरीबी दो प्रकार की होती है, एक निरपेक्ष और एक सापेक्ष। निरपेक्ष वो होती है जो मूलभूत जिसमें आवश्यकताओं का अभाव होता है, मीन्स रोटी, कपड़ा, मकान भी हम अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वो निरपेक्ष गरीबी होती है। ओके। तो दूसरी होती है सापेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी वो होती है समाज के औसत व्यक्ति की तुलना में किसी व्यक्ति के उपभोग, आय और संपत्ति के अभाव को सापेक्ष गरीबबी कहते हैं। ओके। तो ये दोनों ही गरीबी अपने आप में बहुत बुरी हैं, लेकिन अगर हम दोनों बुरी जो गरीबी में से किसी एक को चूज़ करना हो जो कम बुरी हो, तो हम उसको बोलेंगे कि वो सापेक्ष गरीबी है। और निरपेक्ष गरीबी बहुत बुरी गरीबी होती है। तो भारत में अभी भी बहुत जो जनसंख्या है वो निरपेक्ष गरीबी का शिकार है। ओके। तो आगे हम बात करते हैं कि गरीबी का आकलन किस तरह से किया गया हम भारत में, ब्रिटिश भारत में, और इसको हम डिवाइड करते हैं स्वतंत्र भारत में। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि ब्रिटिश भारत में शुरुआत जिन्होंने की थी 1901 में दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी। इन्होंने अपनी एक बुक भी लिखी थी, पॉवर्टी एंड इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ओके। तो इन्होंने गरीबी का निर्धारण किस तरह से किया कि इन्होंने जो जेल में कैदियों को भोजन दिया जाता था उसकी बाज़ार कीमत पर उसका मूल्यांकन किया, और फिर ये पता किया कि जो लोग हैं वो इतना भी अगर अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं जो कैदियों को भोजन दिया जा रहा है, तो वो एक्चुअल में निर्धनता जो रेखा है उसके अंतर्गत आते हैं। ओके। तो ऐसे ही 1936 में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया, और जिन्होंने जिन्होंने मतलब मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से जो नीचे जो जनसंख्या रहती थी उन्हीं को गरीब कहा। ओके। तो अब हम बात करते हैं स्वतंत्र भारत में। स्वतंत्र भारत में सबसे पहले 1962 में जब योजना आयोग के द्वारा एक अपनी रिपोर्ट में मिनिमम इनकम लेवल के आधार पर गरीबी का आकलन करने की कोशिश की गई, तो इन्होंने यहाँ पे ये बोला कि अगर कोई व्यक्ति 20 रुपये से कम अगर उसकी आय है तो वो गरीबी रेखा से नीचे माना जाएगा। ओके। तो आगे 1979 में अलग समिति का गठन किया गया। इन्होंने कैलोरी बेस्ड कैलकुलेशन करी, और इनको ये डेटा किसने दिया?
NSSO ने ये डेटा प्रोवाइड करवाया था। तो इन्होंने यहाँ पे कैलोरी जो बेस्ड थी, इन्होंने यहाँ पे ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में जो लोग रहते हैं उनके लिए मिनिमम कैलोरी भी डिफ़ाइन करी थी। ग्रामीण में 2400 कैलोरी डिफ़ाइन करी गई और शहरी में 2100 कैलोरी डिफ़ाइन की गई। ओके, तो आगे 1993 में लकड़वाला समिति का गठन किया गया। तो इन्होंने भी घरेलू प्रति व्यक्ति आय पर ही अपनी गणना को पेश किया। इन्होंने स्टेट स्पेसिफिक जो पॉवर्टी लाइन थी इसके बेसिस पे भी कैलकुलेट किया। तो इन्होंने 2 इंडेक्सों का यूज़ किया यहाँ पे, CPI इंडस्ट्रियल वर्कर पे और CPI एग्रीकल्चर लेबर पे। तो फिर इनके जो डेटा था, इन्होंने अपना डेटा जब प्रस्तुत किया तो वहाँ पे BPL में पहले 16% लोग थे जो BPL में आते थे। तो इनकी गणना के बाद 36.3% जो लोग थे वो अब BPL में आ गए। ओके, तो 2005 में फिर तेंदुलकर समिति का गठन किया गया। तो इन्होंने URP को कन्वर्ट कर दिया MRP। तो URP क्या होता है? यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड। तो इसमें क्या होता है इन्होंने, और MRP क्या होता है? मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड। तो इन्होंने कुछ बास्केट का यूज़ किया जिसमें कि कुछ आइटम्स इन्होंने रखे। ओके, तो URP में जो कैलकुलेशन करते थे तो उसमें 30 दिन में कितना उपभोग किया गया तो उसकी कैलकुलेशन यहाँ पे की गई। फिर जब MRP पे इन्होंने कन्वर्ट करा तो उसमें से जो बास्केट थी उसमें से जो 5 आइटम को अलग करके निकाला गया और उनका कैलकुलेशन जो है 1 ईयर के लिए किया गया और बाकी जो आइटम बच गए थे उनका कैलकुलेशन 30 दिन के का ही कैलकुलेशन यहाँ पे किया गया। इन्होंने सबसे बड़ी बात की कैलोरी को ही बेस नहीं माना। इन्होंने बोला कि अगर हमें गरीबी का आकलन करना है तो हमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हेल्थ, एजुकेशन और इन सब को भी कंसीडर करना होगा। और इन्होंने एक और अवधारणा भी प्रस्तुत करी थी, यूनिफॉर्म पॉवर्टी लाइन, इन्होंने रूरल और अर्बन दोनों के लिए ये डिफ़ाइन करी थी। ओके, और इसमें प्लस इन्होंने ये भी बोला था कि जो प्राइवेट एक्सपेंडिचर है हम हेल्थ और एजुकेशन पे खर्च करते हैं उसको भी कंसीडर करा जाए गरीबी का आकलन करने में। ओके, तो अभी के टाइम पे हम गरीबी का आकलन तेंदुलकर समिति के आधार पर ही करते हैं। ओके, तो 2012 में रंगराजन समिति का गठन किया गया। तो रंगराजन और जो तेंदुलकर समिति थी इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस ये है कि बस रंगराजन जो समिति है उसमें बिहेवियर अप्रोच की बात की गई। ओके, तो यही डिफरेंस है दोनों में। ओके, तो आगे मैं बात करूँ कुछ डेटा की जो 1993 और 94 में हमारी जो टोटल गरीबी की जो संख्या थी 404 मिलियन के आसपास थी, जो 2011 और 12 की जो जनगणना के बाद 270 मिलियन तक पहुंच गई थी। तो कम हुई है, ऐसा नहीं है कम नहीं हुई है, कम हुई है, लेकिन अभी भी हमें बहुत कुछ अचीव करना है। ओके, तो आगे हम बात करते हैं गरीबी के कारण। तो मैं इस टॉपिक को इस ऐतिहासिक, आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक में बांटना प्रीफर करती हूँ इस तरह से। तो ऐतिहासिक की बात करूँ तो औपनिवेशिक शोषण के अंतर्गत किस तरह से ब्रिटिश नीति औपनिवेशिक नीति को हम मान सकते हैं, जिसमें भूमि सुधार के नाम पे रैयतवाड़ी, महालवाड़ी और ज़मींदारी व्यवस्था को लेके आया गया, कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया गया। ओके, और अकाल, इन सब की वजह से जो गरीबी है वो लगातार बढ़ती गई भारत में।
ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि गरीबी कहीं न कहीं हमें विरासत में भी मिली हुई है। ओके, तो आर्थिक कारणों की मैं बात करूँ यहाँ पे, असंगठित क्षेत्र की भारत में अत्यधिक संख्या होने के कारण गरीबी जो है वो निरंतर बढ़ी हुई है। दूसरा है निवेश की कमी। यहाँ पे निवेश की कमी है, जिसकी वजह से कि लोग इनोवेशन नहीं कर पाते हैं और असंगठित क्षेत्र में ही उलझे रहते हैं। ओके, कुशल श्रम बल नहीं है। ओके, और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, पूंजी और उद्यमिता का अभाव है यहाँ पे, मूल्य वृद्धि है। ओके, तो वैसे जो ग्रोथ होती है वो नेसेसरी होती है एक इकोनॉमिक्स के लिए, बट वो सफिशेंट हम नहीं मान सकते उसको। हमें इसके साथ साथ हम अपना जो डिलीवरी मैकेनिज़्म है उसको भी सही करना होगा, ताकि सही व्यक्ति पर सही से चीज़ें पहुंच सके। ओके, तो आगे हम बात करूँ सामाजिक कारणों की, तो जनसंख्या में लगातार वृद्धि। ओके, और प्राकृतिक आपदाओं के कारण डिस्प्लेसमेंट हो जाता है लोगों का। ये अशिक्षा जो अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। अशिक्षा होने के कारण लोग जो एक गरीबी का चक्र है उसी में फंसे रह जाते हैं। सामाजिक संरचना में जाति व्यवस्था इन सब का होने के कारण गरीब ही रह जाता है। ओके, प्रशासनिक कारण में भ्रष्टाचार, नीतियों का अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है, और लाल फीताशाही बहुत ज़्यादा है। ओके, तो यहाँ पे मैं बात करूँ, सरकार द्वारा भी समय समय पर गरीबी उन्मूलन के लिए कार्यक्रम और योजनाओं को भी चलाया गया। कुछ योजनाओं का मैं जिक्र करूँ, जैसे मनरेगा, पीएम कौशल विकास योजना, पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम आवास योजना और एकीकृत ग्रामीण विकास योजना और अन्नपूर्णा योजना। ये कुछ योजनाएं हैं। और अब आगे भी बहुत सारी योजनाएं हैं, बट ये कुछ मेन हैं जिन्हें सरकार द्वारा समय समय पर गरीबी उन्मूलन के लिए चलाया गया। ओके, तो आगे हम बात करें कि गरीबी के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। एक राष्ट्रीय इसका स्वरूप क्या हो सकता है और व्यक्तिगत स्वरूप। देखिए, बेरोजगारी होगी तो प्रति व्यक्ति आय कम होगी, और उससे क्या होगा कि स्वास्थ्य और शिक्षा में भी कमी होगी, और उससे क्या होगा, उत्पादकता में कमी होगी, बचत और निवेश कम होगा, समृद्धि और विकास नहीं हो पाएगा, और फिर वो लोग क्या होंगे, बेरोजगार। तो ये एक चक्र चल जाता है जिसको गरीबी का दुष्चक्र कहते हैं हम। और व्यक्तिगत स्वरूप में क्या होगा कि अगर वो पोषण नहीं है तो वो स्वास्थ्य और शिक्षा पे खर्च उसका कम होगा, और वो कौशल नहीं है वो, तो वो असंगठित क्षेत्र में काम करेगा, रोजगार की उसकी कमी होगी, बचत नहीं कर पाएगा, और जो उसकी आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी गरीबी से जूझते रहेंगी, तो वह सर्वत्र गरीब ही बने रहेंगे। तो ये इसका व्यक्तिगत स्वरूप है। ओके, तो आगे मैं बात करूँ उपाय की, तो हमें सबसे पहले समावेशी एवं व्यापक आर्थिक विकास की ज़रूरत है, जिसमें कि सभी की भागीदारी हो। ओके, और सेकंड है वैश्वीकरण की संभावनाओं का उपयोग करना। हम स्वयं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक क्रियाओं से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि हम एक कुशल श्रमिक बन सकें, और हमारी भागीदारी इस दुष्चक्र को हटाने में रहे। ओके, सुशासन और उत्तरदायित्व सहभागिता को बढ़ाना। ओके, तो ये इसके लिए हमें डाउन टू अप्रोच लेके आनी होगी। मीन्स हमें ये जो भी एकेडमी प्रशासनिक लेवल पे जितनी भी समस्या हैं उनको कम करना होगा, ताकि जो सही व्यक्ति पर सही समय पर सही योजनाएं उन तक पहुंच सके। ओके,
तो आगे है मूलभूत सेवाओं का प्रावधान और बजट संबंधी नीतियाँ। तो अभी हम जो बजट में या फिर इन मूलभूत सेवाओं का प्रावधान हमें इस तरह से करना होगा ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि गरीब एक्चुअल में गरीब कौन है। अब एक रिपोर्ट में यहाँ पे करूँ कि उन्होंने एक रिपोर्ट सरकारी रिपोर्ट है उसमें ये बोला गया कि जो 3% लोग हैं उनको सरकार को स्वयं से ढूंढना होगा कि वो एक्चुअल में तो एक्चुअल में उन्हें खुद से ढूंढना होगा। तो समझ सकते हैं कि आप ये कितनी बड़ी समस्या है कि वो इतने गरीब हैं कि सरकार को खुद से ढूंढना पड़ेगा उन्हें। ओके। तो जो आगे है लिंग समानता की प्राप्ति इसमें ताकि जो हम जो आर्थिक क्रियाओं में जो महिला और पुरुष जो है समान रूप से उनकी भागीदारी रहे। ओके। तो अधिक से अधिक रोजगार सृजित करना के जिससे कि जो है जिससे कि मतलब लोग स्वयं के स्तर पर जो दुष्चक्र बन गया है उसको दूर कर सकें। और आगे है महिला और अनुसूचित जनजातियों पर ध्यान केंद्रित करना। तो इसमें इसमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि जो इस स्तर पर जो महिलाएं हैं या अनुसूचित जनजातियां हैं उनकी भागीदारी आर्थिक क्रियाओं में रहे। ओके। तो ये है इसमें आगे ये है कि जो 4P का यहाँ पे जिक्र कर सकते हैं कि जो पार्लियामेंट है, पॉलिटिकल लीडर्स है, पॉलिसी मेकर्स है और प्रेस इनका रोल हो सकता है। और ताकि जो मीन्स जो नीतियाँ हैं वो उनका प्रचार प्रसार और डाउन टू अप्रोच से नीतियों का निर्माण हो। ओके। तो इसी के साथ में ये उपाय हमने डिस्कस करे। तो आगे आगे ये मैं ये बात करूँ कि हमें अपने स्तर पे क्या करना चाहिए। एक बेबी स्टेप के रूप में हमें पॉजिटिव ये जो वंस है इसकी ओर हमें बढ़ना चाहिए ताकि जो हम एक्चुअल में जो गरीब हैं उनके साथ में हम मीन्स हम अपना बिहेवियर जो अप्रोच है उसको सही कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। ओके।